बिगुल जो बच चुका है चुनावों का, क्या कहती हैं उसकी हवाएं। और चुनाव के इस रण में जो शेर माना जाता है, वो हनुमान बेनीवाल क्यों कर रहा है बर्थडे पॉलिटिक्स। इन सभी सवालों के जवाब हर कोई पूछ रहा है, लेकिन इन सारे जवाबों का पूरा विश्लेषण आपको अगर कहीं मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान संवाद पे मिलेगा। और इसीलिए अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे हर विश्लेषण समय रहते और समय से मिल पाए। तो बात कर रहे हैं हम हनुमान बेनीवाल की बर्थडे पॉलिटिक्स। क्या कहती है आखिर हनुमान बेनीवाल की ये बर्थडे पॉलिटिक्स, ये समझना बेहद अहम होगा और इसे समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आरएलपी का वो शेर जो पार्टी भले ही छोटी हो, लेकिन बीजेपी से लेकर कांग्रेस भी उस आरएलपी को बहुत ही सीरियसली लेती है, क्योंकि उसमें बसता है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल आखिरकार इतना दबदबा क्यों रखते हैं? राजस्थान की नागौर क्षेत्र के एक ऐसे सांसद जिन्होंने न बीजेपी को अपना माना न कांग्रेस को, और वो सांसद अपनी एक पार्टी बनाता है, उस पार्टी के 3-4 विधायक होते हैं, खुद सांसद बन जाते हैं, लेकिन आखिर क्या जलवा है, क्या करिश्मा है ऐसा कि कोई भी इतनी छोटी पार्टी होने के बावजूद आरएलपी को हल्के में नहीं लेता। और क्या हुआ इस बर्थडे पॉलिटिक्स में, ये सोचने वाली बात है। कुछ तस्वीरों को आप बहुत ही आसानी से देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर भी आसानी से देख पा रहे होंगे, ट्विटर पर भी ये तस्वीरें बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। इन सारी तस्वीरों को हमें समझना होगा कि ये तस्वीर क्या कहती है। ये तस्वीर है हनुमान बेनीवाल की बेटी की बर्थडे की। बिटिया की बर्थडे में कौन कौन आता है? आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, उसके अलावा आप देखिए संजय सिंह शामिल होते हैं। आम आदमी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस से धर्मेंद्र राठौड़ शामिल होते हैं, अरविंद केजरीवाल खुद शामिल होते हैं, एक से बढ़कर एक तमाम सारे भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारे नेता दिल्ली स्थित हनुमान बेनीवाल के घर पर शानदार आलीशान पार्टी में शामिल होते हैं, और पार्टी होती है बेटी के बर्थडे की। तो आखिर बिटिया के बर्थडे से क्या साधने की कोशिश कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल, ये समझना होगा। और इसको अगर हमको समझना होगा तो थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। हनुमान बेनीवाल जब 3 सीटें भी लाए थे और पता था सबको कि नागौर एक ऐसा क्षेत्र है जहां से हनुमान बेनीवाल को कोई हरा नहीं सकता, तो 3 सीटें विधानसभा की लाने के बाद बेनीवाल ने ठानी कि अब उन्हें लोकसभा से लड़ना है और नागौर से ही लड़ेंगे। और जब उन्होंने ये ठान ली तो समझ गई बीजेपी भी और समझ गई कांग्रेस भी कि नागौर से तो हम अपना कैंडिडेट नहीं जिता पाएंगे। और आखिरकार हुआ ये, दोनों नेगोशिएशंस के लिए पहुंचे बेनीवाल के पास, और कहीं ना कहीं बेनीवाल को पता था कि लोकसभा में तो जीतेंगे मोदी जी ही, और मोदी जी और हनुमान बेनीवाल में एक नेगोशिएशन होता है। बेनीवाल साफ कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी तो नहीं छोड़ूंगा, बाहर से आपको समर्थन दे दूंगा, और उस समर्थन के लिए आप अपना कोई कैंडिडेट खड़ा मत कीजिएगा नागौर में, आपके कैंडिडेट मेरा प्रचार करें, मैं आपका प्रचार करूंगा, मैं आपको बाकी 24 सीटों पे फायदा दूंगा, आप मुझे 1 सीट पे फायदा देना। इस नेगोशिएशन के तहत हनुमान बेनीवाल और एनडीए में समझौता हो गया। आप सोचिए, विधानसभा चुनावों में भी हनुमान बेनीवाल ने एक गेम चेंजर की भूमिका निभाई। क्या वो गेम चेंजर की भूमिका अब बड़ी नहीं होनी चाहिए जब आरएलपी बड़ी हो गई? क्या वो गेम चेंजर की भूमिका अब और विशाल नहीं होनी चाहिए जब आरएलपी ने
लोकसभा, विधानसभा और अब उपचुनाव में भी बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कर लिया है और कहीं ना कहीं उस गेम चेंजर की भूमिका को बड़ा करने के लिए, बड़ा साधने के लिए, पार्टी से नेगोशिएशन को शुरू करने के लिए एक प्रक्रिया कहीं से तो शुरू की जाए और वहीं पर ये बर्थडे पॉलिटिक्स आ जाती है। और इसीलिए बिटिया के बर्थडे के बहाने सब लोगों को घर पे बुलाना है और वहाँ से राजनीति को साधते जाना है। हालांकि हनुमान बेनीवाल के बारे में एक बात बहुत स्पष्ट और साफ है कि वो अपने स्टैंड पर हमेशा खड़े रहते हैं। तो अगर किसी से समझौता भी करेंगे तो अपने स्टैंड से नहीं हटेंगे। ये हनुमान बेनीवाल ने पहले भी दिखाया है। जब एनडीए से समझौते के बावजूद जब किसानों का बिल आया तो उन्होंने तोड़ दिया समझौता, अलग हो गए एनडीए से, प्रधानमंत्री मोदी से अलग हो गए। इसके लिए भी जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए, जो हनुमान बेनीवाल में है। और आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि ये सियासत की तस्वीरें बता रही है हनुमान बेनीवाल कितने बड़े हैं। पार्टी भले ही छोटी हो, विधायक भले ही कम हो, सांसद भले ही एक ही हो, लेकिन हनुमान बेनीवाल की शख्सियत कितनी बड़ी है वो सब लोग जानते हैं और इसलिए सब लोग इस पार्टी में आए। समझने वाली बात यहां एक और है, राजस्थान राज्य जाट बाहुल्य राज्य है। यहां जाट कौम की संख्या बहुत ज्यादा है। राजस्थान के अलावा हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर भी जाटों का प्रभाव ज़्यादा है। या अगर मैं यूँ कहूँ कि नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत में जाट जाति का प्रभाव बहुत ज़्यादा है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस प्रभाव में अगर कोई बड़ा जाट नेता है तो हरियाणा में कुछ नेताओं को छोड़ दें तो सबसे बड़ा हनुमान बेनीवाल ही है। और हनुमान बेनीवाल इतना बड़ा है, इतनी बड़ी कौम को साधता है, एक आवाज में लाखों लोग लाता है, तो फिर ये सब नेताओं का नतमस्तक उनके सामने होना, उनकी पार्टी में आना, एक बुलावे पे चले आना लाजमी है। और ये आने वाले दिनों में जो जोड़ तोड़ होने वाला है, इधर उधर जाने वाले हैं, राजनीति होने वाली है, सत्ता की चाबियां चलने वाली है, उससे पहले का वो भंवर है जिसमें कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश शुरू हो गई है कि इलेक्शन बहुत नज़दीक है, तैयारियां शुरू हो चुकी है। और वही तैयारी हनुमान बेनीवाल की तरफ से भी पुरजोर तरीके से चालू हो चुकी है। और यही हनुमान बेनीवाल होंगे जो कुछ भी करके, किसी भी तरह का समझौता करके अपने स्टैंड से नहीं हटेंगे, लेकिन आरएलपी को और बड़ा बनाएंगे और कहीं ना कहीं उस सोच को कुचल के रख देंगे जो कहती है कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के अलावा और कोई आ नहीं सकता, और कोई आ भी रहा है, प्रचंड रूप से आ रहा है, और कोई उसे रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसे राजस्थान का शेर हनुमान बेनीवाल कहते हैं। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।